हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के लेक्चर में हम लोग आ जाते हैं अपने। पिछले लेक्चर में हम लोग बैकग्राउंड ऑफ वेक्टर कैलकुलस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर्स स्केलर्स क्या होते हैं, उनके डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उनकी फिजिकल मीनिंग। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा, फिर ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा। फिर हम लोग डाइवर्जेंस कर्ल के बारे में पढ़े, ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा, फिर लाइन और सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में पढ़ा। वो जो पिछले लेक्चर जो हुए हैं वो सब कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स थे, ध्यान दीजिएगा। उन सब टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो एग्जाम में पूछता नहीं कभी, पर उन सब टूल्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग आगे अपना लेक्चर प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ से जो आपका लेक्चर शुरू हो रहा है मैकेनिक्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आपके पूछा जाएगा, इसलिए बहुत ही कायदे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है, समझ करके। जो आपका टॉपिक शुरू हो रहा है यहाँ से मैकेनिक्स का, वो क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, ये आपका टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक के बारे में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आपका टॉपिक शुरू हो रहा है। देखिए, जब भी हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी होगी, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी होगी, तो कोई हमें रेफरेंस फ्रेम चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में हम बताएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे साइंस फैकल्टी का कोई पता पूछे आपसे तो आप बताएंगे, किसी के रेफरेंस में बताएंगे। प्रयाग जंक्शन से बताएंगे कितने किलोमीटर इस डायरेक्शन में है, या आप सलोरी से बताएंगे कुछ और डायरेक्शन, छोटा बघाड़ा से कुछ और बताएंगे। इसी तरह से अलग अलग लोकेशंस की अलग अलग पोजीशंस होंगी, वो पोजीशंस जो लिखी जाएंगी वो ध्यान दीजिएगा किसी भी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होती हैं, हमेशा रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, कि पूरब में या पश्चिम में इतने किलोमीटर दूर, या किसी अदर प्लेस के बारे में पूछा जाए तो हमेशा रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से यहाँ जब मैकेनिक्स में हम लोग कोई बॉडी मोशन में है तो उसका पोजीशन क्या होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी, वो हम लिखेंगे, तो लोकेशन किसी रेफरेंस में लिखेंगे, ठीक है। तो अलग अलग रेफरेंस हो सकते हैं, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, यानी रेफरेंस फ्रेम जो है वो कोई एक यूनिक नहीं होता, ढेर सारे हो सकते हैं। हर एक ऑब्जर्वेबल, जो हर एक इंसान है, हर एक पर्सन है जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उसको ऑब्जर्वेबल बोल देते हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। यानी कि हम कुछ अलग तरीके से ऑब्जर्वेशन करें, कोई दूसरा किसी अलग तरीके से करे, इसी अकॉर्डिंग अलग अलग आपके फ्रेम्स होंगे, रेफरेंस फ्रेम होंगे। वहाँ पे हम लोग उस पॉइंट की लोकेशन, उस पॉइंट की मोशन, उस पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री, किस पाथ को वो फॉलो कर रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बदलती हैं, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, हम स्थिर हैं यहाँ पे, ये हमारी पेन हाथ में जो है ये भी सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे रिस्पेक्ट में एकदम जीरो मोशन पे है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी एकदम जीरो है, ठीक है, एकदम से पॉइंट सोर्स जो भी है आपका ये पेन है, ये क्या है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, यानी कि एक प्लेस पर सिचुएट है, फिक्स है, ठीक है, इसकी पोजीशन फिक्स है। लेकिन अगर कोई इंसान दौड़ते हुए जाए और इसको देखे तो उसको ऐसा लगेगा कि जो पेन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ठीक है, जिस वेलोसिटी से वो जाएगा उसी डायरेक्शन में ये पीछे आएगी। जैसे आप बस में बैठे रहते हैं, बस में बैठे हैं तो आपके साथ जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो क्या होंगे, आपको एकदम फिक्स पोजीशन पे दिखेंगे, स्थिर दिखेंगे जिसे कहते हैं, उनके मोशनलेस होगी, पोजीशन बदलेगी नहीं आपके रिस्पेक्ट में। लेकिन अगल बगल के पेड़ पौधे और तमाम पोस्ट कार्ड, घर मकान जो भी है, वो सब कुछ लगेगा पीछे की तरफ भाग रहा है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन कुछ अलग दिखेगी। लेकिन जो व्यक्ति बाहर खड़ा है वो क्या देखेगा कि आप भाग रहे हैं, बाकी सब सिचुएटेड है। इस तरह से अलग अलग ऑब्जर्वेशंस होंगी, उसको हमें स्टडी करना है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ें। तो होता क्या है, दो कंडीशंस हैं, एक मोशन होती है और दूसरा होता है रेस्ट। हम कैसे पता लगाएं कोई बॉडी मोशन में है और कैसे कोई बॉडी रेस्ट में है, क्योंकि जब ऑब्जर्वेशन जो होगा
उस पर डिपेंड करेगा कि बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में है। यानी जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसकी पोजीशन उसके अपने फ्रेम पे डिपेंड करेगा, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो मोशन में है कि स्थिर है, रेस्ट पे है, उसके अकॉर्डिंग कोई बॉडी मोशन और रेस्ट में होगी। तो ध्यान दीजिएगा कंडीशन क्या है। इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी, मान लेते हैं कोई बॉडी है उसकी पोजीशन, इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग with respect to time, then the body or system, कोई सिस्टम मान लेते हैं बॉडी या सिस्टम, then the body or the system, सिस्टम का मतलब कोई भी पार्ट हो सकता है, ठीक है, जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, जिसकी एनालिसिस कर रहे हैं, उसको हम सिस्टम नाम देते हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई पार्टिकल है, कोई बस है, कोई ट्रेन है, कोई आदमी है, कुछ भी है, ठीक है। Body or system is said to be in motion, ठीक है। If position of the body does not change with respect to time, then body is called in the rest, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मोशन और रेस्ट क्या है, और ये चीज जो मोशन में है, बॉडी की पोजीशन जो बदल रही है, वो ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करेगी, ठीक है, या उसकी पोजीशन फिक्स है, ये भी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करेगी। स्पेस में दो पॉइंट हैं, अगर दोनों पॉइंट फिक्स है या मोशन में है, ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वेशन किस तरह से किया जा रहा है। मान लेते हैं हम इस पॉइंट पर हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके रिस्पेक्ट में सेम वेलोसिटी से अगर मोशन में है, तो वो आपके लिए रेस्ट पे कहलाएगा, ठीक है। वो पोजीशन, उस पॉइंट की जो पोजीशन है वो रेस्ट पे होगी। कब होगी रेस्ट पे? जब उसकी वेलोसिटी आप ही की डायरेक्शन में एग्जैक्ट वही होगी, ठीक है। वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंक्लूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब दोनों सेम वेलोसिटी से मोशन में होंगे तो वो पार्टिकल इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। लेकिन अगर कोई थर्ड ऑब्जर्वेबल है, वो सिचुएटेड है, फिक्स है उसकी पोजीशन, वहां से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें दिखेगा कि दोनों बॉडी मोशन में कर रही है। तो इसका मतलब कि एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कोई भी बॉडी कंप्लीटली मोशन में या रेस्ट में है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जो भी मीनिंग होता है वो रिलेटिव होता है, ठीक है। यानी कि किसी भी पॉइंट के रिफरेंस में हम लोग देखेंगे कोई बॉडी जो है वो मोशन में है या रेस्ट में है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये बात। यानी आपके व्यू पॉइंट पर डिपेंड करता है, कोई भी घटना अच्छी है या बुरी है आपके दृष्टिकोण पर मतलब रखती है, ठीक है, मायने रखती है। आपका दृष्टिकोण कैसा है। अलग अलग घटनाएं, कुछ लोग कहते हैं नहीं बहुत अच्छा हुआ, कुछ लोग कहेंगे नहीं बहुत बेकार हुआ, कुछ लोग कहेंगे नहीं मीडियम है, ठीक ठाक है। तो यानी व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है उस पर डिपेंड करता है, उसके ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। उसी तरह से जो इवेंट, एक नाम यहाँ पे हम बार बार लेंगे, इवेंट। इवेंट क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। जो इवेंट होती है वो उसका मतलब यही होता है कि कोई पॉइंट है स्पेस में, उसकी पोजीशन एक्स वाई जेड जो हम लोग डिफाइन करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, और उसका टाइम, ये दोनों चारों चीजें जब इंक्लूड हो जाएंगी तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उस पॉइंट को या उस सिस्टम को, उस बॉडी को हम लोग इवेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इवेंट आपकी मोशन में है या रेस्ट में है वो डिपेंड करेगा ऑब्जर्वेशन पर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोशन और रेस्ट जो फिनोमिना है फिजिक्स की, ये रिलेटिव फिनोमिना है, यानी ऑब्जर्वेशन डिपेंडेंट फिनोमिना है। अलग अलग
ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग वही बॉडी अलग अलग तो होगी, ठीक है। कोई बॉडी मोशन में होगी, कोई रेस्ट में होगी, ठीक है। तो कोई भी एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसके बारे में अगर आप समझ चुके हैं तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जो हम लोग का टॉपिक है पढ़ने का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जिनको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, रेफरेंस फ्रेम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे अपने क्लासेस में आगे फर्स्ट ईयर में ही कुछ अलग अलग कोऑर्डिनेट। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये लाइन मिटेगी नहीं क्या? ओ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया एक। मान लेते हैं ये एक्सिस एक्स है, ये वाली वाई है, ये वाली आपकी जेड एक्सिस है। यहाँ पे ओरिजिन है जिसका हमने कोऑर्डिनेट लिखा है 0 0 0, ठीक है। यानी कि ये यहीं से शुरुआत हो रही है, यहीं से एक एक्स एक्सिस निकली है, यहीं से वाई है और तीसरी जेड है। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो कोई भी पॉइंट, मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे P है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स का मतलब एक्स एक्सिस पर इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की परपेंडिकुलर, इसी तरह वाई एक्सिस पर, इसी तरह जेड एक्सिस पर इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो इसका पोजीशन वेक्टर आर ले लेते हैं, आप वेक्टर पढ़े होंगे। आर को जो लिखते हैं हम लोग वो कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप के। हियर वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कुछ इस तरह का फॉर्मेट हम लोग देंगे पोजीशन वेक्टर का। ये आर जो है पॉइंट पी की पोजीशन बताएगा, एक्स वाई जेड वेरिएबल है, यानी पॉइंट पी मोशन में भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन होगी, ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी वेलोसिटी डिफाइन करें v, वो क्या आएगी डी आर बाई डी टी, यानी इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लें, या एसिलरेशन डबल डेरिवेटिव हो जाएगा पोजीशन का। तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में r वेरिएबल है तो कुछ वेलोसिटी आएगी, और अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रही है तो कुछ ना कुछ एसिलरेशन आएगा उस पॉइंट का, ध्यान दीजिएगा ये बात। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन बदल रही है तो कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी आएगी, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी बदल रही है तो उसका कुछ ना कुछ एसिलरेशन होगा, यानी एसिलरेशन जो होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के बदलने को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यही हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के फॉर्मेट में लेंगे। तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करेंगे हम लोग, यानी एक से अधिक भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इस्तेमाल होगा, एक फ्रेम के लिए एक, दूसरे के लिए दूसरा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, देखिए यहाँ पे इसकी अगर डिफिनीशन पूछा जाए आपसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ध्यान दीजिएगा। टू डिफाइन, ये करता क्या है, टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी
particle or system or body, any particle or system or body, we need a frame of reference. We need a reference frame या frame of reference, या दूसरे शब्दों में लिखिए we need a structure of perpendicular lines which are called frame of reference। ठीक है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें परपेंडिकुलर लाइंस का एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया गया है ये कार्टेजियन फ्रेम है, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट फ्रेम। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे तो ढेर सारे होते हैं, एक सिलेंड्रिकल होता है, एक पोलर होता है, एक स्फेरिकल पोलर होता है, इसी तरह से अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, पर यहाँ पे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। अगले लेक्चर्स में सेकेंड ईयर वगैरह में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे अलग अलग, ये फर्स्ट ईयर में भी है पर इसका इस्तेमाल जो होता है वो सेकेंड ईयर में होता है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप समझ लीजिए क्या होता है। किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें परपेंडिकुलर लाइंस के कॉम्बिनेशन के एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी जो उस पॉइंट को यूनिकली डिफाइन करेगी। ध्यान दीजिएगा, इस रेफरेंस में, इस फ्रेम के रेफरेंस में ये पॉइंट जो होगा उसकी पोजीशन फिक्स होगी, यूनिक होगी, यानी दो पोजीशन नहीं लिखी जाएगी। एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी, दूसरी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा फ्रेम बनाते हैं उसके रिस्पेक्ट में इसको देखते हैं तो कुछ अलग वैल्यू आएगी। अब उन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो वही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हमें पोजीशन पता है और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम पोजीशन निकालना चाहें किसी पार्टिकल की, किसी सिस्टम की, किसी बॉडी की, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले गैलीलियो ने दिया है, और सोचिए उन्होंने ये लगभग 1600 के राउंड में दिया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और न्यूटन ने इसको और भी आगे डिफाइन किया है, ठीक तरीके से लेकर के आए हैं, वो उनकी डायरी से, गैलीलियो की जो किताब है वहाँ से। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका है उसमें हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो आपकी पहली ट्रांसफॉर्मेशन है वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ढेर सारे ट्रांसफॉर्मेशन इसके पहले भी रह चुके हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो फॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये फॉर्म, ये न्यूटन द्वारा दिया गया है। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके पहले 2-3 टॉपिक और है, एक है इनर्शियल फ्रेम, एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम, उसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है ये जान लीजिए। इनर्शियल फ्रेम ध्यान दीजिए, इनर्शियल फ्रेम में देखिए ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आते हैं, दोज फ्रेम which are unaccelerated। ठीक है, unaccelerated, those frames which are unaccelerated in which
न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ होल्ड, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ होल्ड्स आर called as inertial frames। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज, यहां पे लिखिए अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल। ठीक है, यानी ऐसे फ्रेम जिसमें न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ होल्ड करते हों अनएसिलरेटेड फ्रेम है। ध्यान दीजिएगा, कोई फ्रेम एसिलरेटेड है कि अनएसिलरेटेड ये भी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। यानी एक ही फ्रेम इनर्शियल भी हो सकता है, नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। ठीक है, ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन पे। जैसे अर्थ हमारी जो हो गई, हम यहाँ पे सिचुएटेड है, हमारे रिस्पेक्ट में ये इनर्शियल है। ठीक है, यानी उसका कोई भी एसिलरेशन हमें अर्थ का नहीं दिखता, अर्थ हमें एकदम फिक्स रेस्ट में मालूम पड़ती है। लेकिन अब हम लोग अगर स्पेस में जाएं, सोलर सिस्टम से इसको ऑब्जर्व करें, तो अर्थ हमारी जो है बहुत तेज़ी से रिवॉल्व कर रही है और एसिलरेटेड मोशन करती है, तो वो नॉन इनर्शियल हो जाएगा। यानी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कोई भी फ्रेम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल होगा। ऐसे फ्रेम्स जो हमें एसिलरेटेड नहीं दिखेंगे, वो जिसमें न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ होल्ड करेगा, वो इनर्शियल होंगे। और ऐसे फ्रेम्स जिसमें वो हमें एसिलरेटेड फॉर्मेशन में दिखेंगे और फर्स्ट और सेकंड लॉ होल्ड नहीं करेगा, वो ऐसे फ्रेम हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल। ठीक है, यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम दोनों के बारे में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, हम लोगों का टॉपिक यहीं पर है, एंड हो रहा है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो बॉडी अगर मोशन में है या दो फ्रेम अगर मोशन में है, उनमें जो पोजीशन हम डिफाइन करेंगे उनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।